नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKD IT स्टडीज पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम लगातार इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो प्रीवियस ईयर्स में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आज तक जितने भी क्वेश्चन आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस पर हम चैप्टर वाइज उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम प्रारंभिक वैद्युतिकी नामक चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आज तक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। साथियों, स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कुछ विद्युत धारा जो आणविक रूप से प्रतिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? कुछ इलेक्ट्रिक करंट जो आणविक रूप से प्रतिवर्ती हो जाती है, ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है दिष्ट धारा, ऑप्शन बी है तापीय धारा, ऑप्शन सी है कंपायमान धारा और ऑप्शन डी है आपका प्रत्यावर्ती धारा। तो साथ ही ध्यान रखना, दिष्ट धारा होती है उसका आपका मान और दिशा जो समय के साथ नियत रहता है। साथ ही ध्यान रखना, परिमाण और दिशा समय के साथ नियत रहता है। और डीसी में जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है आपकी शून्य। ध्यान रखना साथियों। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया है वो पूछा गया है प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी इसका जो आपका मान है वो आवर्तिक रूप से बदलता रहता है, यानी एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। और यही आपको पूछा गया है जो आवधिक रूप से प्रतिवर्ती हो जाती है, यानी परिवर्तित होता रहता है, जिसका मान वो आपकी एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर है। ध्यान रखना साथियों, एसी में जो हमारे इंडिया में जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी होती है 50 हर्ट्ज, प्लस इसमें आपके पास प्लस माइनस 3% का जो वेरिएशन है जो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन बात करें हम यूएसए में, वहाँ पे आपकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी वो होगी आपकी 60 हर्ट्ज। लेकिन हमारे इंडिया में जो आपकी एसी की अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी 50 हर्ट्ज होती है, प्लस माइनस उसमें 3% का आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रत्यावर्ती धारा का मान है जो आपका आवधिक रूप से चेंज होता रहता है। अगला आपका क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो कहाँ से प्राप्त की जा सकती है आपको पूछा गया। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी है प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन डी है जल ऊर्जा और ऑप्शन ई है इन सभी से। तो साथ ही ध्यान रखना चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जनरेटर के द्वारा। जनरेटर को हम यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करेंगे तो जनरेटर से हम आउटपुट में विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा है जो हम सेल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा है जो हम सोलर पैनल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और आपकी जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा है वो हाइड्रो टर्बाइन या हाइड्रो पावर प्लांट से हैं जो हम जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो इन सभी के द्वारा हमें जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा प्रवाहित होती है? बताइए साथियों, विद्युत सामग्री का वह गुण जिसके कारण उसमें से करंट प्रवाहित होता है। आपका ऑप्शन ए आग्रहिता, ऑप्शन बी है चालकता, ऑप्शन सी है प्रेरकत्व और ऑप्शन डी है आपका प्रतिरोध। तो साथ ही ध्यान रखना, धारा में सुगमता प्रदान करने का जो कार्य होता है आपका चालकता का। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जिसे हम कह सकते हैं कि चालकता है जो आपकी धारा में सुग्राहिता प्रदान करता है। साथ ही ध्यान रखना, और प्रेरकता का ध्यान रखना, ये आपका धारा परिवर्तन का विरोध करता है। और प्रतिरोध होता है जो आपका चालकता का
व्युत्क्रम होता है, यानी धारा में बाधा उत्पन्न करता है धारा प्रवाह में। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी चालकता है जो आपका धारा प्रवाह में सुग्राह्यता प्रदान करता है। या हम किसी भी विद्युत सामग्री के उस गुण को चालकता कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा प्रवाहित होती है। इन धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करने का कार्य है वो आपका चालकता का होता है। लेकिन चालकता का व्युत्क्रम है जो आपका प्रतिरोध होता है, जो धारा में बाधा उत्पन्न करता है। और प्रेरक तो है जो आपका धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। अगला आपका क्वेश्चन है, आवर्ती जितनी रिक्त स्थान होगी बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। बताइए साथियों, किस प्रकार की आवृत्ति पे बिजली का झटका है जो किस प्रकार का महसूस होगा। ऑप्शन ए है, यानी आवृत्ति अधिक होगी तो बिजली का झटका उतना ही कम होगा। ऑप्शन बी है, आवृत्ति अधिक होगी तो बिजली का झटका भी अधिक होगा। ऑप्शन सी है, आवृत्ति जितनी कम होगी उतना ही झटका अधिक होगा। और ऑप्शन डी है आपका, आवृत्ति जितनी कम होगी उतना ही झटका कम होगा। साथ ही ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना साथियों, आवृत्ति जितनी आपकी कम होगी ना उतना ही आपका विद्युत झटका है जो आपको अधिक लगेगा। साथियों ध्यान रखना, इसी कारण है जो आपका एसी की बजाय जो आपका डीसी करंट है वो खतरनाक माना जाता है, क्योंकि डीसी में जो आपकी आवृत्ति नहीं होती और एसी में जो आपकी आवृत्ति होती है। डीसी में आवृत्ति नहीं होती, इसी मतलब हम कह सकते हैं कि जितनी आवृत्ति कम होगी उतना ही बिजली का झटका है जो आपका अधिक लगेगा। साथियों ध्यान रखना, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एसी की बजाय जो आपकी डीसी है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। डीसी में जो आपका झटका है वो खतरनाक लगता है एसी की तुलना में। तो जितनी आपकी आवृत्ति कम होगी उतना ही आपको झटका का अनुभव है वो अधिक होगा। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है। बताइए साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आपको पूछी गई है। ऑप्शन ए है न्यूटन इंटू कूलाम, ऑप्शन बी है कूलाम इंटू न्यूटन, ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति कूलाम, और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो साथियों ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम प्रदर्शित करते हैं ई से। ई बराबर होता है आपका ए बटे क्यू, और ई बराबर होता है आपका डीवी बटे dt, यानी वोल्टेज में परिवर्तन की दर हम जिसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपका इस फॉर्मूले से आपका मात्रक बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, और इस फॉर्मूले के बेस पे आपका मात्रक बन जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो ध्यान रखना साथियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी न्यूटन प्रति कूलाम भी होती है और वोल्ट प्रति मीटर भी होती है। तो आपको ऑप्शन में है जो न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है, तो ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की इकाई है जो आपकी न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल की विद्युत रेखा सदैव पर आरंभ होती है। बताइए साथियों, विद्युत बल रेखाओं का जो आपका गुण धर्म से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो बल की विद्युत रेखा सदैव धनावेश और समान आवेश पर समाप्त होती है, धनावेश और अनंत तक जाती है, धनावेश तथा अन्य धनावेश तक जाती है, धनावेश तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है, या ऋणावेश तथा अनंत तक जाती है। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो विद्युत बल रेखाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि विद्युत बल रेखाएं हैं जो आपकी धनात्मक सिरे से आपकी निकलती है, और नेगेटिव सिरे पे है जो आपकी इंटर करती है, या हम कहते हैं कि समाप्त होती है। साथियों ध्यान रखना, धनात्मक से नेगेटिव सिरे की ओर है जो आपकी विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है आपको दे रखा है कि धनावेश तथा यानी धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे आपकी विद्युत बल रेखाएं समाप्त होती है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी विद्युत बल की विद्युत रेखा सदैव धनावेश से आरंभ होती है। और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका मिस प्रिंट है, यहाँ पे रिक्त स्थान होना चाहिए था कि धनावेश से आरंभ होती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यह विद्युत बल रेखाओं का एक गुणधर्म है कि वो पॉजिटिव सिरे से स्टार्ट होती है और नेगेटिव सिरे पे एंड होती है। अगला आपका क्वेश्चन है, एक बिंदु पर को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित करते हैं। बताइए साथियों, इस डेफिनेशन को हम किस प्रकार है वो डिफाइन करते हैं, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक तीव्रता को, ऑप्शन बी है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ऑप्शन डी है वोल्टेज रेटिंग को, और ऑप्शन ई है आपका पावर रेटिंग को। तो साथियों ध्यान रखना, एक बिंदु पर
इलेक्ट्रिक तीव्रता को हम विद्युत क्षेत्र में प्रति बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में हम डिफाइन करते हैं। साथ ही ध्यान रखना ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी इलेक्ट्रिक तीव्रता की डेफिनेशन के बारे में आपको पूछा गया है। इलेक्ट्रिक तीव्रता के बारे में हमने अभी बात की थी, इसका जो ई से हम प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर होता है आपका F बटा क्यू या ई बराबर होता है आपका dV बटे dt। तो यहाँ से जो आपका मात्रक निकल के आया था वो निकल के आया था न्यूटन प्रति कूलम, और यह आपका इसके आधार पर निकल के आया था वोल्ट प्रति मीटर। तो इलेक्ट्रिक तीव्रता का मात्रक भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक तीव्रता को हम विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में व्यक्त करते हैं। और इलेक्ट्रिक तीव्रता है वो आपकी एक प्रकार की सदिश राशि है, यह भी आपको ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, बताइए साथियों इलेक्ट्रॉनों की गति किस प्रकार होती है, यह आपको पूछा गया। ऑप्शन ए ऊंचे विभव से ऊंचे विभव की दिशा में, ऑप्शन बी है नीचे विभव की दिशा में, ऑप्शन सी है दोनों दिशाओं में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए में दे रखा है यानी पॉजिटिव की ओर, ऑप्शन बी में दे रखा है नीचे विभव मतलब नेगेटिव की ओर। तो साथ में ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों की दिशा है वो आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऊंचे विभव की ओर है जो आपकी इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, और नीचे विभव की ओर है वो आपकी धारा की दिशा होती है। यानी धारा का प्रवाह है जो आपके इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन है जो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं, और धारा है जो आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती है। ऑप्शन ए है जो आपका इलेक्ट्रॉनों की गति के बारे में सही है, यानी धारा है जो आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और इलेक्ट्रॉनों की गति है जो आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। साथ ही ध्यान रखना इन दोनों की गति है जो व्युत्क्रम होती है, धारा का प्रवाह जो आपकी इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में होता है। ऑप्शन ए है जो आपका सही आंसर है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है समांतर संवाहक की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्रयुक्त वोल्टेज V और प्लेटों के मध्य दूरी d का संबंध बताइए। साथियों विद्युत क्षेत्र तीव्रता का हम लगातार क्वेश्चन में चर्चा कर रहे हैं, और इसी का फॉर्मूला है जो आपको पूछा गया है। तो साथियों ध्यान रखना जो आपका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि E बराबर क्या होता है आपका dV बटे dt। तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, E बराबर हम कह सकते हैं V बाई डी, और मात्रक मैंने क्या बताया था वोल्ट प्रति मीटर। तो ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी E बराबर होता है आपका वोल्ट बटे डिस्टेंस। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र होगा बताइए साथियों। यानी आपको दूरी दे रखी है और वोल्टेज का मान आपको दे रखा है, यानी डी बराबर आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, जिसे हम कह सकते हैं 1/100 मीटर। V बराबर आपको दे रखा है 10 वोल्ट। अब आपका फॉर्मूला होता है E बराबर V बटे डी। V का मान हो गया 10 और D का मान हो गया 1/100। तो इस प्रकार ये 100 ऊपर चला गया तो कितना आ गया 10 × 100 बराबर 1000। अब 1000 है जो आपका वोल्ट प्रति मीटर भी होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, या हम कह सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको न्यूटन प्रति कूलम में दे रखा है, तो ऑप्शन जो आपका डी है वो इसका सही आंसर है। 1000 न्यूटन प्रति कूलम है जो आपका इसका करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक वेक्टर राशि है, बताइए साथियों वेक्टर राशि के बारे में आपको पूछा गया है, यानी सदिश राशि आपको बताना है। साथियों दो प्रकार की राशियाँ होती है, एक होती है आपकी वेक्टर यानी सदिश, और एक होती है आपकी स्केलर यानी अदिश। जिन राशियों में दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है वो सदिश राशियाँ कहलाती है, और जिनमें राशियों में दिशा के परिमाण होता है केवल दिशा नहीं होती उन राशियों को अदिश कहा जाता है। तो इनमें से आपको सदिश राशि के बारे में पूछा गया। तो साथ ही ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र है वो आपकी वेक्टर राशि है, और बाकी ये सभी जो आपके विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत फ्लक्स और विद्युत पावर है, ये सारी है जो आपकी अदिश राशि हैं, या हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज है। साथ ही ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका सदिश राशि है, वेक्टर राशि है, और बाकी है ये सारे विद्युत विभव, प्रतिरोध, फ्लक्स और विद्युत शक्ति है जो
अदिश राशियाँ स्केलर राशियाँ। साथियों ध्यान रखना, विद्युत विभव को हम वोल्टेज में मापते हैं, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, और विद्युत फ्लक्स को हम पाई से दर्शाते हैं, और विद्युत शक्ति को वाट होती है इकाई। साथियों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव, बताइए साथियों, किसी भी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव किससे बड़ी होती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी है 0.5, ऑप्शन सी है 1, और ऑप्शन डी है आपका 4। यानी विद्युत पदार्थ की या किसी भी पदार्थ की आपकी सापेक्ष विद्युतशीलता होती है वो इनमें से किससे बड़ी होती है? सापेक्ष को हम कह सकते हैं रिलेटिव विद्युतशीलता। एक होती है आपकी रिलेटिव और एक होती है आपकी एब्सोल्यूट। रिलेटिव को हम बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता और एब्सोल्यूट को बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो यहाँ पे आपको सापेक्ष विद्युतशीलता के बारे में पूछा गया है। तो साथियों ध्यान रखना, E बराबर क्या होता है आपका एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो साथियों ध्यान रखना, एप्सिलॉन आर को है जो हम सापेक्ष विद्युतशीलता से दर्शाते हैं एप्सिलॉन आर से, और जो आपकी निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है उसको हम एप्सिलॉन नोट से दर्शाते हैं। साथियों ध्यान रखना, तो एप्सिलॉन आर के बारे में आपको पूछा गया है। तो साथियों ध्यान रखना, किसी भी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता है वो सदैव आपकी 1 से बड़ी होती है। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और जो आपकी निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है उसका मान होता है आपका एप्सिलॉन आर का मान होता है, हम कह सकते हैं 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर है। ये जो आपका निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान होता है। और तो साथियों निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान होता है जिसे हम अल्फा नोट से दर्शाते हैं, और अल्फा आर से है जो हम सापेक्ष विद्युतशीलता को दर्शाते हैं, जिसका मान है जो सदैव 1 से बड़ा होना चाहिए। और जो आपकी सापेक्ष विद्युतशीलता होती है इसका कोई भी है मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन होती है। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु तक लाने में 40 जूल कार्य किया गया है। उस बिंदु पर वोल्टेज का मान कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। तो साथियों ये अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो एकदम इजी क्वेश्चन है। यानी क्यू बराबर आपको दे रखा है 4 कूलाम, डब्ल्यू बराबर आपको दे रखा है 40 जूल, कार्य आपका दे रखा है, वी का मान है जो हमें पूछा है। तो वी बराबर साथियों आपका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बटे क्यू। डब्ल्यू का मान आपके पास 40 है, क्यू का मान आपके पास 4 है, तो ये आपका वोल्टेज का मान है वो आपका 10 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथियों एकदम इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला आपका क्वेश्चन है, 6 वोल्ट बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो साथियों जो आपकी विभव का मान है 6 वोल्ट दे रखा है, और इससे प्रवाहित होने वाले प्रत्येक कूलाम आवेश को आपको ऊर्जा की मात्रा पूछी गई है। तो साथियों वही फॉर्मूले पे यानी हमने पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाया है वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू से इस क्वेश्चन का जो आपका सॉल्यूशन होने वाला है। तो इसमें हमें ऊर्जा यानी डब्ल्यू का मान पूछा है, तो डब्ल्यू बराबर जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वी इंटू क्यू, और हमें वी का मान 6 दे रखा है। और आवेश में जो आपका इलेक्ट्रॉन का यानी एक कूलाम आवेश का पूछा है, तो एक कूलाम आवेश का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल 19 कूलाम। और तो ये डब्ल्यू बराबर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 के 6 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻−19 जूल का। ये वो आपका किसी भी बैटरी के अगर हम 6 वोल्ट की ऊर्जा प्रवाहित करेंगे तो उससे जो हमारा कार्य आ जाएगा, हमारे पास जो ऊर्जा आ जाएगी वो आ जाएगी 9.6 इंटू 10⁻−19 जूल है जो आपका डब्ल्यू का मान आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका डी में दे रखा है 9.6 इंटू 10⁻−19। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें आपको विभव का मान है वो जो 6 वोल्ट दे रखा है। और एक कूलाम आवेश में जो आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻19। और वी बराबर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो डब्ल्यू बटा क्यू होता है। तो हमें डब्ल्यू का मान पूछा है, वी का मान हमें दे रखा है, और क्यू का मान है जो आपका एक कूलाम आवेश में होता है इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 है जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और एक आवेश का ही हमें पूछा गया है। तो वी बराबर आपका डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला बन गया वी इंटू क्यू, और इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 9.6 इंटू 10⁻−19 जूल है जो आपका डब्ल्यू का मान आ जाएगा। ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक स्केलर मात्रक है? बताइए साथियों आपको
अदिश राशि के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्रता, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलाइटिक विस्थापित घनत्व है, ऑप्शन सी है विद्युत विभव, ऑप्शन डी है बल और ऑप्शन ई है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये साथियों इसमें से आपकी कौन सी है जो एक प्रकार की अदिश राशि है। तो साथियों ध्यान रखना विद्युत विभव जो इलेक्ट्रिक आप पोटेंशियल होता है वो आपका अदिश क्वांटिटी होता है यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्रता इलेक्ट्रोलाइट विस्थापन घनत्व है और जो आपकी बल है ये आपकी सदिश राशि है। साथ ही ध्यान रखना विद्युत विभव जो आपकी अदिश राशि है। और साथ ही ध्यान रखना इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा भी आपकी एक प्रकार की अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो सी और ई दोनों रहने वाला है। साथ ही ध्यान रखना यानी आपका विद्युत विभव और विद्युत धारा दोनों ही है जो आपकी अदिश राशि है। और बाकी है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्रता इलेक्ट्रोलिक विस्थापन घनत्व और बल है जो आपकी सदिश राशि है। लेकिन विद्युत विभव यानी ऑप्शन सी और ई है जो आपका इस क्वेश्चन का दोनों है जो सही आंसर है। ये दोनों है जो आपकी अदिश राशि है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है करंट, ऑप्शन सी है पावर, ऑप्शन डी है रेसिस्टेंस, ऑप्शन ई है रिएक्टेंस। तो साथ ही ध्यान रखना वोल्टेज है जो आपका एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य है वो आपका वोल्टेज होता है। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है यानी V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू जो हमें फॉर्मूला निकालते हैं इसी की बेस पे जो आपका ये डेफिनेशन दी गई है। करंट बराबर क्या होता है आई बराबर होता है आपका डी क्यू बटे डी टी यानी और पावर बराबर होता है आपका P बराबर वी आई। रेसिस्टेंस R बराबर होता है आपका V बटे आई। और रिएक्टेंस को है जो हम अक्स L या अक्स C से प्रदर्शित करते हैं। अक्स L ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और अक्स C होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ध्यान रखना चाहती हूँ वोल्टेज जो आपका एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित किया जाने वाला कार्य जो आपका वोल्टेज कहलाता है। ऑप्शन ए जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 2 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले बेस पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। ध्यान रखना यहाँ पे आपको वोल्टेज का मान है वो 12 वोल्ट दे रखा है, क्यू का मान है वो आपका 2 कूलम्ब दे रखा है और हमें पूछा है डब्ल्यू का मान। तो डब्ल्यू बराबर होता है वी इंटू क्यू। वी का मान हमारे पास 12 है, क्यू का मान हमारे पास 2 है। तो हमारे पास जो वर्क है वो आ जाएगा 24 जूल यानी डब्ल्यू का मान है जो हमारे पास 24 जूल आएगा। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एकदम इजी क्वेश्चन है साथियों, नॉर्मल बेस फॉर्मूले बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है एक चालन गोला के अंदर निम्न में से क्या स्थिर रहता है, बताइए साथियों। एक चालन गोला के अंदर इनमें से क्या कौन सी राशि है जो आपकी स्थिर रहती है। ऑप्शन ए है विभव, ऑप्शन बी है विद्युत तीव्रता, ऑप्शन सी है आवेश और ऑप्शन डी है विद्युत फ्लक्स है। तो साथियों ध्यान रखना एक चालन गोले के अंदर जो आपका विद्युत विभव है वो हमेशा आपको नियत या स्थिर देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और वहीं पे बात करें चालन गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता आवेश और विद्युत फ्लक्स ये सभी है जो आपके चालन गोले के अंदर आपका इनका मान है जो शून्य होगा। लेकिन विद्युत विभव है जो आपको नियत या हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें, सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलान करना है। यानी एक में आपको राशियां दे रखी है और दूसरे में आपको सूची 2 में आपको उनके मात्रक दे रखे हैं, इनका आपको मिलान करना है। तो साथ ही ध्यान रखना प्रतिरोध का जो आपका मात्रक होता है वो होता है ओम यानी ऑप्शन ए में है जो आपका 4 नंबर हो जाएगा। प्रेरकत्व का मात्रक होता है वो आपका हेनरी होता है। ऑप्शन बी में है जो आपका ऑप्शन 1 है जो आंसर हो जाएगा। वोल्ट तक है जो हम जूल प्रति कूलम यानी वी बराबर जो आपका डब्ल्यू बटा क्यू होता है, इससे आपका वोल्टा का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम। सी में है जो 2 नंबर हो जाएगा। और धारिता का मात्रक है जो आपका फेरेड होता है यानी डी में है जो आपका 3 नंबर हो जाएगा। यानी 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनके मात्रक जो आपको पूछे गए हैं प्रतिरोध का ओम होता है, प्रेरित का हेनरी होता है, वोल्टेज को हम जूल प्रति कूलम में व्यक्त कर सकते हैं और धारिता है जो आपकी फेरेड में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है
विद्युत विभव को मापने की एसआई इकाई क्या होती है बताइए साथियों। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मापने में जो आपकी एसआई इकाई है वो आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है प्रतिरोध और ऑप्शन डी है आपका एम्पियर। तो साथियों एकदम इजी क्वेश्चन है। विद्युत विभव को हम वोल्ट में मापते हैं, ऑप्शन ए है जो आपका करेक्ट आंसर है। ओम में हम प्रतिरोध को मापते हैं, साथियों ध्यान रखना प्रतिरोध को हम ओम में मापते हैं, और बी और सी आपका एक ही ऑप्शन है। और डी है एम्पियर में हम धारा को मापते हैं, और विभव को मापने की जो हमारी ऐसी इकाई होती है वो होती है वोल्ट। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड लैंप के समांतर कनेक्शन में समान रहता है बताइए साथियों। समांतर कनेक्शन में इनमें से हमें क्या है जो समान देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है विद्युत धारा, ऑप्शन डी है विद्युत की खपत, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको पता होगा कि समांतर कनेक्शन में हमारे पास वोल्टेज का मान है वो समान रहता है, धारा है जो आपकी अलग अलग रहती है। और वहीं बात करें हम श्रेणी कनेक्शन में, तो श्रेणी में जो आपकी धारा समान रहती है और विभव का मान है जो आपका अलग अलग रहता है। साथ ही ध्यान रखना समांतर में वोल्टेज समान और श्रेणी में धारा समान। तो इस क्वेश्चन में हमें समांतर में पूछा गया है, तो समांतर में जो आपका वोल्टेज का मान समान रहेगा, इसीलिए जो हम घरों में कनेक्शन है वायरिंग के वो समांतर क्रम में करते हैं। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ऑप्शन सी है अगर हमें श्रेणी का पूछता तो ऑप्शन सी है जो आपका सही आंसर हो जाता है, यानी श्रेणी में जो आपका इलेक्ट्रिक करंट का मान है वो आपका इक्वल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत धारा का संचालन करने के लिए आवश्यक वोल्टेज को हम क्या कहते हैं बताइए साथियों। एक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच अगर हमें विद्युत धारा का प्रवाह करवाना है तो उसमें जो हमारे आवश्यक वोल्टेज है उनको हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं। तो ध्यान रखना साथियों ऑप्शन बी है जो आपका सही आंसर है, यानी विभवांतर को है जो हम विभवांतर है जो हमारा आवश्यक वोल्टेज होता है अगर हमें दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाना है। तो ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है बताइए साथियों। इनमें से किस विधि के द्वारा हम ईएमएफ है जो उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए देख रहे हैं रासायनिक क्रिया, तो साथियों रासायनिक क्रिया के द्वारा तो हम ईएमएफ उत्पन्न है जो कर सकते हैं, यानी सेल व बैटरी में जो हमारी क्रिया होती है वो आपकी रासायनिक क्रिया होती है और उनके द्वारा तो हम ईएमएफ उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा भी हम ईएमएफ उत्पन्न है जो कर सकते हैं, यानी जनरेटर में जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार है जो ईएमएफ उत्पन्न होता है। और दो असमान धातुओं के जंक्शन को गर्म करती है ये विधि है जो आपकी थर्मोकपल में हम काम में लेते हैं, तो इसके द्वारा भी आपका ईएमएफ है जो उत्पन्न होता है। लेकिन ऑप्शन सी है यानी धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ कर है जो हम ईएमएफ जनरेट है जो नहीं कर सकते। ऑप्शन सी है जो आपका इसमें ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका क्वेश्चन है एक सर्किट में दो बिंदुओं पर वोल्टेज के अंतर को क्या कहा जाता है। ये बताइए साथियों। एक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विभवांतर है। उसकी डेफिनेशन हम इसी प्रकार देते हैं कि एक सर्किट में जो आपके दो बिंदुओं पर वोल्टेज में अंतर पाया जाता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथियों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पे अपना प्यार प्रेम है जो बनाए रखें। ये सारे क्वेश्चंस है जो आपके आज तक के टेक्निकल एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है, यानी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको रिपीट देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस है जो अलग अलग टेक्निकल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो साथियों इन क्वेश्चन पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और बार बार इनको अभ्यास है जो आपको लगातार करना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन है जो आपके 70-75% है जो आपको रिपीट देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस किया जाता है, बाकी क्वेश्चंस है जो आपके सेम ही रहते हैं साथियों। तो बार बार इन क्वेश्चंस का आप अभ्यास करते रहिए, आपका टेक्निकल है जो कुछ ही दिनों में बहुत मजबूत हो जाएगा। ये आप पाएंगे कि बहुत कम समय में आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के माध्यम से टेक्निकल सब्जेक्ट है जो आप मजबूत कर पाएंगे। और लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपके एग्ज़ाम टाइम को भी है जो आप मैनेजमेंट करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे साथियों। तो अगला आपका क्वेश्चन है के लिए ईएमएफ के स्रोत की आवश्यकता होती है बताइए साथियों। किसके लिए हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के स्रोत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन को भागने से रोकने के लिए, ऑप्शन बी है असंतुलित परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को इंसुलेट करने के लिए, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए,
ऑप्शन डी है चालकता के गुण को प्रतिरोध में बदलने के लिए, और ऑप्शन ई है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, ईएमएफ स्रोत की आवश्यकता जो हमें इनमें से किसके लिए होती है? तो साथियों ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए, यानी विद्युत धारा की प्रवाह करने के लिए हमें ईएमएफ स्रोत की आवश्यकता होती है। और विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन है जो आपके गति करेंगे। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए हमें एक अगला आपका क्वेश्चन है, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को धकेलने वाले दाब को क्या कहा जाता है? ये साथियों आपका सेम ही क्वेश्चन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की है। यानी हमें इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह करने के लिए हमें वोल्टेज की आवश्यकता होती है। साथियों ध्यान रखना, इस प्रकार के बल को हम या दाब को है जो हम वोल्टेज कहते हैं। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में उत्तेजन बल का नाम लिखिए। बताइए साथियों, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें एक्साइटेशन जो आपका बल होता है, फोर्स होता है, उसे हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो साथियों ध्यान रखना, उसे हम कहते हैं कि वोल्ट में जो आपका ईएमएफ होता है उसे हम एक्साइटेशन फोर्स के रूप में व्यक्त करते हैं। जो आपका उत्तेजन बल है उसे हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। और ईएमएफ को हम वोल्टेज में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वोल्टेज ड्रॉप है जो आपका, जिसे हम विभवांतर कह सकते हैं। साथियों ध्यान रखना, जो आपके विभव में अंतर पाया जाता है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो अंतर पाया जाता है वो वोल्टेज ड्रॉप के कारण पाया जाता है। और वोल्टेज में जो आपका ईएमएफ है वो विद्युत परिपथ में उत्तेजन बल है, जिसे हम कह सकते हैं। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश है जो क्या बनाते हैं? बताइए साथियों, जो आपकी न्यूनतम दूरी पे है, जो आपके दो बराबर मान के है और लेकिन उन पे आवेश है जो आपके विपरीत प्रकृति का है, तो वो आपका क्या बनाते हैं? ऑप्शन आपको ए दे रखा है विद्युत आवेश, ऑप्शन बी है द्विध्रुव आवेश, ऑप्शन सी है विद्युत द्विध्रुव, ऑप्शन डी है विद्युत फ्लक्स, और ऑप्शन ई है विद्युत विभव। तो साथियों ध्यान रखना, यानी आपके कम दूरी पर दो बराबर और विपरीत बिंदु के जो आवेश रखे जाते हैं वो आपके विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। साथियों ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। द्विध्रुव आवेश नहीं बनाते साथियों, ऑप्शन बी है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वो आपके विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। साथियों ध्यान रखना, द्विध्रुव आवेश है जो आपका कभी निर्माण नहीं करेंगे, वो आपका इलेक्ट्रिक द्विध्रुव यानी विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन बी है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो साथियों ध्यान रखना, विद्युत द्विध्रुव होगा, द्विध्रुव आवेश कभी नहीं होगा। आपका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी है। अगला आपका क्वेश्चन है, अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण क्षेत्र के समानुपाती होता है? बताइए साथियों, अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण जो आपका फील्ड है वो इनमें से किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन ए आर स्क्वायर, ऑप्शन बी है आर का क्यूब, ऑप्शन सी है 1/r का क्यूब, ऑप्शन डी है 1/r, और ऑप्शन ई आपका 1/r²। तो साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जो आपका होता है वो होता है 2 kp, यानी kp जो आपका होता है वो आप यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, उनके बारे में चर्चा की गई है। तो ई बराबर जो आपका होता है, यानी ई को हम विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। ई बराबर होता है 2 kp/r का क्यूब, और यहाँ पे ई का मान पूछा है तो ई जो होता है वो आपका 1/r की क्यूब के समानुपाती होता है, या हम कह सकते हैं कि आर की क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन 1/r³ के जो आपका समानुपाती होता है। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। साथियों तो साथियों ये हमने आज के सेशन में जो आपके प्रारंभिक विद्युत के चैप्टर के जो भी आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन पे विस्तार पूर्वक चर्चा है जो की है। इसके बाकी क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो तब तक सभी साथियों से आपसे निवेदन है कि इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल पे अपना प्यार प्रेम बनाए रखें साथियों। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के साथ। तब तक सभी साथी इन क्वेश्चंस का बार बार अभ्यास करते रहिए। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद साथियों।